सियासत में कहते हैं ना, राजनीति में न किसी का टाइम शुरू होता है न खत्म होता है, वक्त वक्त की बात है। जो अखिलेश 5 साल पहले 5 सीटों पे थे, आज 7 गुना ताकत के साथ सदन के अंदर हैं, और अब वो बागियों को भी सबक सिखाने की मूड में है। लेकिन ये इतना आसान है नहीं। अगर यूपी के ही थोड़े पीछे दौर में चलें तो बीजेपी सरकार थी, केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष थे, 2 बार बसपा टूटी, 2/3 का भी नंबर नहीं पूरा था, और फिर भी वो विधायक कोर्ट विधानसभा, क्योंकि सदस्यता का मामला पूरा विधानसभा अध्यक्ष के विवेकाधीन पर है, और यह आपके पास पुख्ता सबूत हो। पहले तो आप ये बताइए, इन 7 सदस्यों की सदस्यता पर आप कितनी तलवार लटकते हुए देख रहे हैं? देखिए पुष्कर जी, किसी भी पार्टी के लिए उसका पार्टी अनुशासन काफी महत्वपूर्ण होता है। और जब पार्टियां व्हिप जारी करती है तो वो उसी अनुशासन के तहत विधायकों को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसका पालन करना पड़ता है। ये एक पार्टी की परंपरा, ये पार्टी का अनुशासन या पार्टी का कानून कह सकते हैं सरल शब्दों। कोई भी किसी भी पार्टी के लिए ये स्थिति जो पैदा हुई थी पूर्व के अंदर, वो यकीनन उस पार्टी को एक धक्का पहुंचाती है कि अगर उसके अंदर बगावत होती है, और उस पार्टी की कार्यशैली पर, उस पार्टी की परिपक्वता पर, उस पार्टी के कोऑर्डिनेशन पे भी सवाल उठा है। जो पूर्व में हुआ हम सब लोगों के सामने, जैसा आपने अभी स्टोरी के अंदर बताया, ये बात ठीक है कि कि किसी भी विधायक की सदस्यता समाप्त करने के लिए जो पावर्स विधानसभा में स्पीकर के पास होती है, यानी कि सतीश महाना जी जो मौजूदा स्पीकर हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन वहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा, अगर पार्टी सतीश महाना जी से जैसे वरिष्ठ सभापति को सबूत प्रदान कर देती है, और वो सबूत इतने पुख्ता होते हैं कि किसी भी सभापति के लिए उनसे मुंह मोड़ना मुश्किल होता है, तो उस कंडीशन के अंदर पार्टियों की यह प्रतिबद्धता है कि वो उस पर सही उचित समय पर फैसला करें। लेकिन आम तौर पर यह राजनीतिक मसला है। भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति के तहत इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि उनके पक्ष देने वाले विधायकों के साथ वो ऐसा खेल कर दे जो एक परसेप्शन के अंदर एक गलत मैसेज जाए कि भविष्य के अंदर ऐसी इस तरह कौन भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। जहां तक नियमों का सवाल है, जहां तक परंपराओं का सवाल है, जहां तक कानून का सवाल है, वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन राजनीतिक मंशाएं हमेशा हर चीज पर भारी होती है। तो ये बात ठीक कही थी आपने कि ये सब कुछ राजनीतिक मंशा पे निर्भर करेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी अभी 2 साल बाकी है। तो यकीनन अखिलेश यादव इस संबंध में सतीश महाना जी को पत्र भी लिख सकते हैं, ये सारे सबूत उनको सौंप भी सकते हैं, और भविष्य के अंदर सतीश महाना जी उस पर एक कोई कमेटी का भी गठन कर सकते हैं। अब वो कमेटी कितने समय में निर्णय लेती है, कितना समय लगाती है, ये सब डिपेंड करता है सरकार की राजनीतिक मंशा पर। ये बात ठीक है कि विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, और अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बाबत कोई सबूत रखते हैं या उन्होंने कोई जुटाए भी होंगे, तो उसी आधार पर वो इस तरह का सख्त लहजा बोल रहे हैं। हालांकि चुनाव के समय उनका लहजा बहुत फ्लेक्सिबल था, क्योंकि वो चुनाव की बाध्यताएं थी। एक पॉलिटिकल टोन जो होता है, उस समय सभी समाज का एक वोट चाहिए होता है। आज अखिलेश यादव ने जो परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में किया, यकीनन वो एक मजबूत पार्टी है। अब ये देखना पड़ेगा कि सभापति इस पर किस मंशा से निर्णय लेते हैं, या वो उनकी मंशा पर सब कुछ निर्भर करेगा कि उनकी सदस्यता जाती है, या फिर वो अंतिम समय में 3 महीने पहले या 6 महीने पहले या 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव के समय वो सारा कुछ कर देते हैं जो अखिलेश यादव चाहते हैं, ताकि अपने ऊपर लगा दाग भी धुल ठीक जाए, है, और मैं जो ठीक है, काम कानून के तहत काम हो वो भी हो जाए। बिलाल जी ठीक है,
कानून अपना काम करेगा। मैं कबूल जी आप पास पहले आता हूं, क्योंकि ये जो 7 विधायक हैं ना, ये समाजवादी पार्टी ने इन लोग के लिए बड़ी मेहनत की थी। राकेश प्रताप सिंह हो, मनोज पांडे हो, दोनों रायबरेली अमेठी से आते हैं और आप वहीं से हैं। इनका राजनीतिक भविष्य आप क्या देखते हैं? फिर चाहे वो अभय सिंह हो फैज़ाबाद में गोसाईगंज सीट पे, या जलालपुर से राकेश पांडे, उनके बेटे भी चुनाव हार गए। मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ गया। जालौन के चाहे भानु प्रताप वर्मा हो या अमेठी में कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी। तो ये दांव तो चला नहीं, अब इन लोगों का क्या होगा? पहली बात तो पुष्कर जी, एक सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जब खास तौर से जो समाजवादी पार्टी के जिन 7 विधायकों का आप जिक्र कर रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग किया था। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने पे सदस्यता जाने का कोई भी खतरे का कोई संभावना नहीं होती। ऐसा कोई भी दल बदल कानून उस जगह पे लागू नहीं होता, पहली चीज। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के चलते इनकी सदस्यता जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, पहली चीज। एक दूसरी चीज यह है कि अब कैसे जाएगी। दरअसल अभी समय जो है वो 2.5 साल का पड़ा है, और लोकसभा चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो 2 विधायक इसमें से मुझे नजर आते हैं जिनके खिलाफ दल बदल कानून लग सकता है। पहला लग सकता है मनोज पांडे के खिलाफ। मनोज पांडे अमित शाह के साथ मंच पे बाकायदा उपस्थित थे, और उन्होंने भाजपा में शामिल होने की अपनी स्वीकृति अमित शाह के मंच से दिया था। वो सारे प्रूफ और उस दौरान के दिखते हैं। दूसरी तरफ राकेश पांडे का है। राकेश पांडे अंबेडकर नगर से उनके बेटे बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, रितेश पांडे। उनके लिए बाकायदा वो मंच पे प्रचार कर रहे थे, मंच पे नजर आ रहे थे उस तरफ। हालांकि उस मंच पे गोसाईगंज के, क्योंकि जो अभय सिंह हैं उनकी जो विधानसभा सीट है, वो भी सीट जो है वो अंबेडकर नगर में आती है। भले वो फैजाबाद जिले में हो, लेकिन वो सीट जो है उनकी आती है, तो वो अंबेडकर नगर में ही जरा मशक्कत करते हुए दिख रहे थे। दूसरी चीज। तीसरी चीज है राकेश प्रताप सिंह, जो गौरीगंज से विधायक हैं, अमेठी विधानसभा क्षेत्र। वो एक बार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो अमित शाह का रोड शो हुआ था अमेठी में, उस रोड शो में वो शिरकत किए थे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों और इन सबके परिवारों, अपने परिवार के लोगों को इन लोगों ने चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल करा, चाहे वो अभय सिंह हो, रितेश पांडे हो, मनोज पांडे हो। इन तमाम लोगों ने अपने बेटे, भाई, रिश्तेदार और या अपने समर्थकों को बाकायदा बीजेपी की सदस्यता ले दी। लेकिन इसमें मनोज पांडे एक ऐसे थे जो सबसे पहले, जो खास तौर से अपने आप को ये साबित, रैली में अमित शाह की, अमित शाह की रैली जो अमेठी और रायबरेली कंस्टिट्यूंसी के एकदम सेंटर पॉइंट पे की गई, निश्चित तौर पे ये लोग हुए। तो मुझे लगता है इसमें जो सबसे बड़ा ग्रहण लगने जा रहा है वो मनोज पांडे उस दल बदल कानून के तहत वो मुझे फंसते हुए दिख रहे हैं, पहली चीज। मैं आपको बताऊं, मुझे पुख्ता जानकारी है और इस बात की कि मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव के दौरान इन लोगों ने जो किया, इन लोगों को आभास नहीं था कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन कर जाएगी। अगर इनको, क्योंकि ये राजनीति के ये भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, मगर ये इस चीज को भांपने में, और उत्तर प्रदेश के तमाम लोग, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित इस चीज को, इस मूड को भांपने में फेल रहे। तो ये क्या है, मनोज पांडे तमाम राजनीतिक दल में रहे हैं, या वो सपा में भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, लेकिन उनको विधानसभा की अगर सफलता कहीं सबसे ज्यादा राजनीतिक बुलंदी मिली है तो समाजवादी पार्टी मिली। जिस कंस्टिट्यूंसी से वो एमएलए हैं वो हमारी ही क्षेत्र के है, मैं वहीं का रहने वाला हूं। तो वहां पे दरअसल आप वहां के जो समीकरण है वो मनोज पांडे के लिए, अब अगर वो बीजेपी से आते हैं तो बहुत विपरीत धारा है उनके लिए। वहां आज तक भारतीय जनता पार्टी का अब तक के राजनीतिक इतिहास में कभी खाता नहीं खुला है। सबसे बेहतर चुनाव बीजेपी इस बार 2022 के चुनाव में लड़ी थी, जब उन्होंने मौर्य, अमरपाल मौर्य उनको चुनाव में उतारा था एंड टाइम पे। और क्योंकि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से पहले लड़ते थे और वो इस बार कुशीनगर से लड़ रहे थे, उनके बेटे भी नहीं लड़ रहे थे, तो तमाम मौर्य, राजपूत, वहां सारा समीकरण उनके साथ हो गया था। इसके बावजूद मनोज पांडे वहां से यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण के जरिए जीतने में कामयाब रहे।
वहां पे कभी भी बीजेपी के लिए, बीएसपी के लिए मुफीद जमीन रही है, लेकिन बीजेपी के लिए कभी रायबरेली मुफीद नहीं रही। अजय पाल सिंह एक बहुत अच्छा मजबूत चुनाव लड़े थे। तो ये तमाम चीजें, मुझे लगता है मनोज पांडे इस बात को भाप गए हैं, तभी उनके पीएस तक कह रहे हैं कि वो मनोज पांडे की तुलना जो है वो शिवपाल की तरह करने लगे कि शिवपाल यादव भी एक बार बागी हो गए थे लेकिन बाद में वो आ गए हैं। तो इस तरह कह के वहां जो उनका बस समर्थक ठीक, वर्ग है। आपने बढ़िया पॉइंट दिया है। सुनील शुक्ला जी, सुनील जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात कही कबूल जी ने, और सही में ये तब से दिखाई नहीं दिए हैं। 4 नहीं जून नहीं, के बाद से कहीं एक्टिव नहीं दिखाई दिए हैं मनोज पांडे। और जो मैं हकीकत है, सातों में जो सबसे पुख्ता सबूत है वो मनोज पांडे के खिलाफ है। उन्होंने वोट मांगे हैं, उस रैली में उन्होंने वोट मांगे, हाथ पकड़ के जिंदाबाद के नारे लगे। तो एक इकलौता वो वीडियो है जिसमें जो दल बदल कानून के तहत पूरे पुख्ता सबूत हैं। अब वही लोग तो कह रहे हैं भेजा गया अखिलेश के पास संदेश कि भाई माफी मिल जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मनोज पांडे को माफी मिलेगी। और क्या आप देख रहे हैं कि अखिलेश अभी इसको और पकने देंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में बागी बिल्कुल बीजेपी के लिए ऑल ओवर इंडिया कहीं बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। जहां जहां पार्टी थोड़ी बागी हारे हैं। धन्यवाद पुष्कर जी। जी, ये तो बिल्कुल सही है कि दल बदलुओं को जो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के विधानसभा लोकसभा के चुनाव में लड़ा है, उसमें अधिकांश चुनाव हार गए। केवल एक मोटा मोटा आंकड़ा है, केवल 20% लोगों को सफलता मिली। जी जी। अन्य पार्टियों के साथ भी स्थिति रही है। लेकिन आप जिन विधायकों की आप चर्चा कर रहे हैं, अगले विधानसभा चुनाव में ये कोई जीतने वाले नहीं है। जिस तरह का राजनीतिक माहौल बन रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव किसी को माफ करेंगे। आप अभय प्रताप सिंह का पुराना वीडियो आप कहीं अगर आपको मिले और आप लोगों को दिखाइए, जब मुलायम सिंह यादव की कितनी तारीफ करते हैं वो, और उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए मुलायम सिंह जी को, नेताजी को मैं छोड़ूंगा नहीं। कितने कसीदे उन्होंने पढ़े थे। ये सही है कि मनोज पांडे को राजनीतिक ताकत मिली समाजवादी पार्टी में, वो राजनीतिक ताकत उनको पहले नहीं मिली। हाँ, ये जरूर है कि मनोज पांडे कद्दावर नेता रहे हैं। मुचाहार में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और तमाम राजनीति के बावजूद भी उन्होंने जन समर्थन हासिल किया। लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी की भी भूमिका है। समाजवादी पार्टी को इग्नोर करके आप उनकी राजनीतिक ताकत का अनुमान नहीं लगा सकते। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इनको माफ नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जो जितना इनसे राजनीतिक प्रतिकार ले सकते हैं वो लेंगे। इनको पार्टी में बनाए रखने, इनके राजनीतिक गतिविधियों को स्वीकार कर लेने, इनके पार्टी विरोधी गतिविधियों पे का संज्ञान न लेने, ये चीजें होंगी नहीं। क्योंकि आने वाला जो समय है 2027 का विधानसभा चुनाव, वो बहुत अहम है। और मेरा अपना मानना यह है कि जो 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव के परिणाम के आने के बाद समाजवादी पार्टी का रुख और कड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। अगर जिसमें जैसे की संभावना भी है कि इन 10 में अधिकांश सीटों पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देती हुई नजर आएगी। अभी जो दिख रहा जी, मतलब उन सीटों को ही बचाना मुश्किल होगा। मतलब आप करहल और कटहरी और इन जो ये परंपरागत सीटें हैं समाजवादी पार्टी की, आप इनकी बात छोड़ भी दीजिए, तो ये जैसे फूलपुर इलाहाबाद की सीट है जी, बहुत मुश्किल होगा कि भारतीय जनता पार्टी उसको बचा पाए। क्योंकि 4,500 वोटों से केवल वही जीत पाए, प्रवीण पटेल ही। हाँ, केवल वही नहीं। जैसे काराडी जी तो गई थी पिछली बार बिजनौर में, कहाँ जीती है वो? बिजनौर मीरापुर सीट है, चंदन चौहान, मीरापुर चंदन चौहान, और मझवा सीट अपना दल की है, वहां पे संजय निषाद। मझवा सीट पे इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी आ गई है। निषाद पार्टी को कम वोट मिले हैं वहां, मतलब जो मार्जिन था वो कम हुआ है बहुत ज्यादा।
और वहां के जो विधायक थे विनोद बिंद, वही चुनाव जीते हैं भदोही से, जो इसका पार्ट है। तो सवाल ये इसकी स्थिति है कि जो ये 10 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के उपचुनाव हैं, इन चुनावों के परिणाम के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रुख को और कड़ा करेगी। और ये जो जिन लोगों ने जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इनको बख्शेगी नहीं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करेगी ही करेगी।